अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो क्या पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या गोल्ड, सिल्वर और दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करना चाहिए? आखिर एक बिगिनर का सही पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं फाइनेंस एक्सपर्ट पंकज मटपाल से। हेलो पंकज जी, वेलकम टू जी बिजनेस। नौमी जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। पंकज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर किसी के पास हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, तो ये जो पूरा पैसा है, क्या इसे म्यूचुअल फंड में डाल दिया जाए या इस जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? नौमी, ऐसा है कि सवाल बहुत अच्छा है, पर जब आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए या फिर डाइवर्सिफाई किया जाए, देखिए राइट। म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। म्यूचुअल फंड अपने आप में एसेट क्लास नहीं है। आपको जो निवेश करना है वो इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, रीट्स इत्यादि में डाइवर्सिफाई करना है। और म्यूचुअल फंड ऐसा माध्यम है जो आपको हर तरह के एसेट क्लास जिनका मैंने अभी जिक्र किया उनमें डाइवर्सिफाई करने का मौका देता है। तो यदि किसी निवेशक ने अपनी इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है और अब आप बात कर रही हैं कि 10,000 रुपए जो हैं उसे कहाँ किया जाए निवेश, तो खाली म्यूचुअल फंड में करके भी काम चल सकता है। लेकिन बस ये है कि म्यूचुअल फंड का मतलब ये ना समझें कि आपको सिर्फ इक्विटी फंड्स में करना है। आप थोड़ा पैसा इक्विटी फंड्स में, थोड़ा गोल्ड फंड्स में, थोड़ा सिल्वर फंड्स में और थोड़ा डेट फंड्स में निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, मतलब ऐसा होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आपने सारा पैसा डाल दिया। तो लेट्स जस्ट से 10,000 रुपए का एक आइडियल पोर्टफोलियो जो है वो कैसा हो सकता है? कितना मतलब कितना हम इक्विटी फंड में डालें, कितना गोल्ड, कितना सिल्वर या कोई और एसेट जो इसमें होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, कितने लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं और साथ ही ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई कहे कि भाई मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मुझे बाहर घूमने जाना है, तो शायद उसके लिए रिस्क लेना अलग बात है। और कोई ये कहे कि पैसा इन्वेस्ट करना है पर 3 साल के बाद मुझे अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है या उसकी फीस का इंतजाम करना है जिसे आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो कई बार इस पर भी निर्भर करता है। तो अब ये मानकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर चीजें हो सकती हैं, पर सामान्य तौर पर मान लीजिए 10,000 रुपए आप कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, इतना लंबा आपका होराइजन है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है आपकी वो भी मॉडरेट है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे केस में 5 साल कम से कम या उससे अधिक समय आपके पास है तो आप 60 to 70% तो इक्विटी में निवेश कीजिए, क्योंकि आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं और आपको वेल्थ भी क्रिएट करनी है, क्योंकि लंबे समय में जो महंगाई है उसकी वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो 60 to 70% तो आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। उसके बाद जो बाकी बचा 30-40%, उसमें से मेरा विचार ऐसा है कि अगेन डिपेंड करता है आपने 60 किया है कि 70 किया है, पर 15 से 20% तक एलोकेशन आपको सिल्वर और गोल्ड मिलाकर, मतलब गोल्ड में 5% हो तो 15%, सॉरी सिल्वर में 5% हो तो गोल्ड में 15% हो सकता है, मतलब गोल्ड में ज्यादा और सिल्वर में काफी कम, और बाकी का जो है वो आप डेट फंड्स में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना चाहिए। सबसे ज्यादा एलोकेशन जो होगा वो आपका इक्विटी में होना चाहिए, जहां पर बात हो रही है लंबे समय की और वेल्थ क्रिएशन की। और गोल्ड भी हमने देखा है कि अब तो पिछले 10 साल 15 साल की बात करें तो निफ्टी 50 का जो CAGR है उसके आसपास ही गोल्ड भी रिटर्न दे पा रहा है, तो गोल्ड भी अच्छा सेट क्लास है। सिल्वर में बिकॉज उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए थोड़ी मात्रा में रख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और डेट तो स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब अगर हम स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इंडेक्स फंड है, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि स्पेशली जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की होती है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि क्या करें, कौन सा ऑप्शन चुने। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक बिगिनर जो कि अब शुरुआत कर रहा है इन्वेस्ट करने की, उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर भी आपको म्यूचुअल फंड में ही करना है। गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड, सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, डेट फंड्स, तो वो जो हिस्सा मैंने बताया जो एलोकेशन का, वो भी म्यूचुअल फंड में करना है। पर अब आप बात पूछ रही हैं मुझसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि एक तरफ आपके पास एक्टिव फंड्स हैं और आपके पास पैसिव फंड्स भी हैं। और एक्टिव फंड्स या पैसिव फंड में बात की जाए तो अगेन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरह के मार्केट कैप्स हैं। अब क्योंकि यहां पर बात हो रही है नए निवेशक की, क्योंकि अब नए निवेशक हैं, बहुत ज्यादा आपको जानकारी भी नहीं है, और हम ये बात मान के चल रहे हैं कि जो आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो भी मॉडरेट टू हाई मानी जा सकती है। तो ऐसे में पहली बात, आप थोड़ा सा एलोकेशन 10,000 की बात कर रहे हैं, तो आप 2-3 हजार रुपए की SIP निफ्टी 50 फंड में कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इंडेक्स में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, लेकिन हम पैसिव फंड में बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की, यानी कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उसका इंडेक्स। आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बीटा, थीमेटिक, सेक्टोरल, उसके बारे में नहीं सोचना है। वहां भी इंटरनेशनल, वहां भी आपको इंडेक्स फंड मिल जाएंगे, पर मैं सिंपली कह रहा हूं निफ्टी 50 की बात। अब जो बाकी पैसा बचा, उसके लिए मेरे हिसाब से आप 2 फंड रखिए। आप मत सोचिए स्मॉल कैप, मिड कैप, क्योंकि लार्ज कैप का तो काम हो ही गया पैसिव के थ्रू। बाकी जो पैसा है उसका आप क्या कीजिए, आप एक फंड चूज कीजिए फ्लेक्सी कैप, और एक रखिए साथ में मल्टी कैप। तो मल्टी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ मिलेगा, और साथ ही फ्लेक्सी कैप के जरिए भी आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ मिल सकता है। पर क्योंकि मल्टी कैप में तो डिसाइडेड होता है कि मिनिमम 25% किसी भी वक्त पर हर मार्केट कैप में आपको मिलेगा लोकेशन, पर फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे, तो इसका फायदा भी आपको मिल सकता है। तो यदि आप 10,000 में 3 ही फंड रखें, एक 3,000, 4,000 रुपया, जैसे मैंने कहा कि एक लार्ज कैप निफ्टी 50 में रखा आपने, और बाकी का जो पैसा है उसे आपने मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डिवाइड कर दिया, तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक्टिव, पैसिव सब कुछ मिल जाएगा। राइट। अब से जैसे आपने ये बहुत ही आसान भाषा में हमें समझा दिया है। नाउ आई वांट यू टू एक्सप्लेन अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो। अब गोल्ड एंड सिल्वर की अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करूँ, तो अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूँ, ये एक सही स्ट्रैटेजी है, या मैं शुरुआत में सिर्फ एक वेल्थ क्रिएट करने पे फोकस करूँ एंड गोल्ड एंड सिल्वर पे ज्यादा फोकस ना करूं या बिल्कुल भी फोकस ना करूं? सो व्हाट हैज टू बी माय स्ट्रेटजी? देखिए, आपने सवाल ये पूछा था कि 10,000 रुपए हैं मेरे पास, उसमें से निवेश करना है। अगर आपके पास लमसम कहीं से पैसा आता है, तब हम कई बातों पर को डिस्कस करके और डिसाइड कर सकते हैं कि इक्विटी में सही रहेगा या गोल्ड में। पर 10,000 रुपए हैं, तो एक कैश फ्लो वाली बात है कि हर महीना 10,000 रुपये आएगा या बचेगा, उसे आपको निवेश करना है। तो मैं कहूंगा कि हमने अभी बात की कि 10,000 रुपए हैं, तो 7,000 में से हमने डिसाइड कर लिया ये जो पैसिव, एक्टिव, लार्ज कैप, मिड कैप, तो 3,000 रुपए आपके पास बचे हुए हैं। 2,000 रुपए की SIP गोल्ड में कर लीजिए, गोल्ड फंड में, 1,000 रुपए की सिल्वर में कर लीजिए, या कुल मिला के 2,000 भी हो सकता है अगर आपको 8,000 उस तरफ करना है। दूसरी बात, आज की तारीख में नवमी हमारे पास में गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड्स भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको गोल्ड अलग, सिल्वर अलग करने की जरूरत भी नहीं है, एक ही फंड के जरिए ही आप ये एक्सपोजर पा सकते हैं। यानी कि आपने एक फंड लिया जिसमें आपको गोल्ड भी मिलेगा और सिल्वर भी मिलेगा, ऐसी भी स्कीम्स हमारे पास में हैं, तो उसमें भी किया जा सकता है। मैं एक तरीका और बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपए हैं, हमें गोल्ड में भी करना है, सिल्वर में भी करना है, डेट में भी करना है, इक्विटी भी करना है। आप एक काम भी कर सकते हो, 6,000 रुपए जो हैं या 7,000 रुपए जो हैं, 6,000 मान लीजिए 10 में से, उसको जो मैंने अभी बताया था ना आपको, आप एक काम कीजिए, 2,000 रुपए की एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP, 2,000 फ्लेक्सी कैप और 2,000 आपके पास मल्टी कैप आ गया, 6,000 चला गया, बचा 4,000 रुपए। 4,000 रुपए का आप एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड ले लीजिए। तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड के जरिए आपको गोल्ड भी मिल जाएगा, रीट्स भी मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगा, इक्विटी मिल जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, पर्पस ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर, डेट, इक्विटी सब होना चाहिए। अब उसे डिवाइड कैसे करना है, कितने आपके पास मतलब आप कितना समझ सकते हैं, कितना आप सिंपल रखना चाहते हैं, उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो या तो आप गोल्ड सिल्वर को अलग से म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कीजिए, या फिर मल्टी एसेट फंड के जरिए गोल्ड सिल्वर में एक्सपोजर आप ले सकते हैं, या आपके ऊपर है। पर यह बात तय है
कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड होना या सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होना सही नहीं होगा। आपको निवेश हर तरह के एसेट क्लास में करना चाहिए। ग्रेट। सर, अब मैं एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे, जो मैं एक्चुअली मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। यूजुअली मुझे लगता है काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो है लोग करते हैं। अब अगर कोई अगले 10 या 15 साल तक जो है हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो बीच में ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं, ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि अ, रिटर्न को नुकसान पहुँचा सकती है और वो एक इन्वेस्टर को, एक निवेशक को नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि मार्केट को देखकर शॉर्ट टर्म में अपना एसेट एलोकेशन चेंज ना करें। आपने अगर डिसाइड किया है 60% इक्विटी, 20% गोल्ड सिल्वर, 20% डेट या जो भी है उसमें बने रहें और अपने जो ज़रूरत है उसके हिसाब से निवेश करते रहें। दूसरी बात, आपने भी क्योंकि मार्केट कैप की बात की थी, यहाँ पर भी यही होता है कि समय-समय पर निवेशक जब देखते हैं बाजार की चाल, और वो भी जो हो चुकी होती है, होने वाली हो, वो पता हो तो आप कर सकते हो। पर होता यह है कि किसी एसेट क्लास में, किसी मार्केट कैप में आपने इन्वेस्ट नहीं किया, पर आपके दोस्त ने किया, या न्यूज़ में आपने देखा कि भाई ये एसेट क्लास तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आपने मिस कर दिया। तो फोमो के तहत या रिसेंसी बायस के तहत रिसेंट में हो रहा है जो आपने मिस कर दिया, उसमें आप करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर एंट्री गलत हो जाती है। जहां आप प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया था, वहां पर आप एंट्री कर लेते हैं। तो एक तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आपने जो डिसाइड किया, जो मॉडल बनाया है, उस पर आप डटे रहें। दूसरी बात एक और भी है स्कीम को लेकर। मैंने देखा है, मान लीजिए एक मिड कैप फंड था जो बहुत अच्छा चल रहा था, लास्ट ईयर में उसने बहुत खराब किया है। अब निवेशकों ने क्या किया, जब वो बहुत अच्छा चल चुका था तब एंट्री की थी, अब उससे निकलना शुरू कर दिया है। अब देखना, अब आप निकल रहे हो, अगले साल देखोगे वही फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वही फ्लेक्सी कैप में, जो एक टाइम पे सबका प्यारा फ्लेक्सी कैप फंड था और आप सब स्कीम में से पैसा निकाल के वहीं लगा रहे थे, पिछले एक साल में उसने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है। और अब क्या पूछ रहे हो आप, इससे निकल जाऊं क्या? जब निकल जाओगे फिर वो अच्छा करना शुरू कर देगा। तो ये बार बार स्कीम, एसेट क्लास, मार्केट कैप के हिसाब से या परफॉर्मेंस के, रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज मत कीजिए। आप, एक बात तो ये है कि एसेट एलोकेशन का मॉडल जो है इसको फॉलो कीजिए, और दूसरी बात, अच्छे फंड हाउसेस और अच्छे फंड मैनेजर्स, उस पर दाव लगाइए। ये मत देखिए कि पिछले एक साल में कौन से बेस्ट 5 परफॉर्मिंग फंड्स थे, उनमें निवेश करेंगे। आप देखोगे अगले अगले साल में वो बेस्ट 5 में नहीं रहेंगे, कोई दूसरे आ जाएंगे। तो इस तरह से बार बार आप अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी स्कीम ना बदलें, ये गलती ना करें। और दूसरी बात, शॉर्ट टर्म में बार बार मतलब लॉस को देखकर या प्रॉफिट को देखकर बुक कर लेना, वो भी गलत है। कई बार मार्केट गिरता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आप निकल जाते हैं और फिर आपका जो टेम्परेरी लॉस था वो परमानेंट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये गलती बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच नवमी। थैंक यू। तो अगर आपके पास भी हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो आई एम श्योर आज के एपिसोड में आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि सही पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे जुड़ा अगर आपका कोई और भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।